अच्छा भाई, so we are continuing from question number 181. A limited company is formed who has limited liability. तो बेटा किसके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है? तो कंपनी के ओनर्स होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। बात समझा रही है? डायरेक्टर्स वगैरह कंपनी रन कर रहे होते हैं, मगर जितनी इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स की लगी हुई है, मिसाल के तौर पर अगर लाइबिलिटी उससे ज़्यादा हो जाए तो ये हमने लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। शेयर होल्डर्स विल नॉट बी लाइबल टू पे फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स और पे फ्रॉम देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स। मैक्सिमम उनका रिस्क उतना ही जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो शेयर होल्डर्स इसका आंसर हो जाएगा 181। अच्छा भाई, इसके बाद A golf club sells refreshment to its members. Suppliers of refreshment were owed 250 on 1st January and 400 on 31st December 2022. Payment to suppliers during the year were 7200. The inventory at the end of the year 100 dozen. What was the cost of sales of refreshment? सबसे पहले हम परचेजेस निकाल लेंगे। परचेजेस कैसे निकालेंगे? या तो आप छोटा सा PLC बना लें, या फिर आप प्लस माइनस से भी कर सकते हैं। तो हम PLC बना लेते हैं, आई थिंक वो सपोज ज़्यादा आसान लगता है। तो ओइंग ब्रॉड डाउन किधर आ जाएगा? क्रेडिट पर आ जाएगा 250 और कैरेट डाउन 400 यहाँ पर आ जाएगा। सही है। और पेमेंट बैंक से आपने पेमेंट की होगी, बैंक क्रेडिट और ये डेबिट। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी 7200। तो 7200 प्लस 400 7600। तो ये 7600 आ जाएगा, ये 7600 माइनस 250, आंसर क्या आ जाएगा 7350। तो ये तो आपकी परचेजेस आ गई। अभी आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। अब बेटा लिखा हुआ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 100 लेस देन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो मैं इस केस में जब इंक्रीज या डिक्रीज हो तो मैं बोलता हूँ आप अपने पास से वैल्यू अज्यूम कर लो। लेट्स इन्वेंट्री एट द स्टार्ट 500 थी, तो एट द एंड ईयर 100 लेस देन द इन्वेंट्री थी ना, तो मतलब 400 हो जाएगी समझो साल के आखिर में। तो क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री एट स्टार्ट 500 प्लस 7350 परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एट एंड 400। तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 बेसिकली प्लस हो जाएगा, तो 7450। तो योर आंसर फॉर 182 वुड बी डी। अच्छा भाई, व्हाट वाज द करंट रेशो? करंट रेशो का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो कैश इन एंड करंट एसेट्स में आएगा। अच्छा भाई, 30 सितंबर को ईयर एंड हो रहा है ना आपका, तो ये वाला लोन आपने देखें 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। कोई लोन अगर आपको 31 सितंबर 2022 से पे करना हो ना, 30 सितंबर 2023 से पे करना हो, 1 साल से पहले पहले, तो वो करंट लायबिलिटी है। तो ये करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है, इसको आप इग्नोर कर देंगे, ये आपने बाद में पे करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी है, ये करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। तो उसको इग्नोर करके बाकी हम करंट एसेट्स ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 150 प्लस ट्रेड रिसीवेबल 8000 प्लस 275 प्लस इन्वेंट्री 24000 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 400 प्लस 6000 प्लस 95। तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं। ऊपर वालों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8150 प्लस 275 प्लस 24000। तो ये आ जाएगा 32425 ऊपर आ जाएगा आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 2400 8400 8495। तो अगर आप करो 32425 डिवाइडेड बाई 8495, तो योर आंसर इज 3.816 या 817। तो 3.82 हो गया ना, सही है। सो 183C। वाई डज द अकाउंटेंट ऑफ अ बिजनेस एनालाइज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जी भाई, वाई डज द अकाउंट ऑफ बिजनेस एनालाइज इट्स फाइनेंशियल? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द कस्टमर। भाई अकाउंटेंट का ताल्लुक कस्टमर से नहीं होता, वो बैक एंड पे काम कर रहा था। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द गवर्नमेंट, तो अकाउंटेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर द मैनेजर्स। भाई वो मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उस हिसाब से वो आगे डिसीजन मेकिंग करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर कस्टमर से डीलिंग करेगा एंड सो ऑन। सेल्स का बंदा है वो कस्टमर से डीलिंग करेगा, प्रोक्योरमेंट सप्लायर से डीलिंग करेगा। तो वो तो बस मैनेजर को जो है ना एनालिसिस दे देंगे। तो सी आंसर हो जाएगा 184C। Padma started business on 1st April 2022 with 30,000 of her own money. On 31st March 2023, her assets and liability were shown. What was Padma's capital on 30th 1st March 2023? मशीनरी की नेट बुक वैल्यू दी हुई है, अदर एसेट्स दी हुई है, लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है। तो आई थिंक एसेट्स माइनस लाइबिलिटी होते हैं ना, तो 38 प्लस 15 43 53 माइनस 16,500 47 37 36,500 वुड बी योर कैपिटल एट एंड आई थिंक। तो 185B हो जाएगा। सही है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप एसेट माइनस लाइबिलिटी करके खुद ही निकाल सकते हो। कोई करंट लाइबिलिटी नहीं है, इसका मतलब करंट लाइबिलिटी 0 है। A trader credited the income statement and debited his capital account. What does this double entry record?
क्या करा उसने, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट कर दिया और कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। तो भाई ये क्या रिप्रेजेंट करती है 186। तो भाई देखो कैपिटल डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है और कैपिटल कम हो रहा है और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो रही है। तो देखो ड्राइंग्स तो नहीं आती, ड्राइंग से कैपिटल ज़रूर कम होता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस से तो कैपिटल बढ़ता है, तो ये नहीं हो सकता। ड्राइंग से कैपिटल कम होता है लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट से इसका ताल्लुक नहीं है कि लॉस फॉर द ईयर है, उससे आपका कैपिटल जो है ना कम हो जाता है बेसिकली। तो लॉस फॉर द ईयर से कैपिटल कम हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ कैपिटल डेबिट हो रहा है। विच आइटम्स आर शोड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो बेटा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बेसिकली है क्या, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कस्टमर इशू करता है सप्लायर को, जो कि समरी होती है इन बिटवीन देम फॉर द ट्रांजैक्शन कि भाई कितने गुड्स मिल चुके, कितने पैसे आ चुके, कितने गुड्स रिटर्न वगैरह हुए। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बैंक चार्जेस तो नहीं इंक्लूड होते, उसका तो ताल्लुक नहीं है। और हाँ क्रेडिट नोट इंक्लूड होते हैं, क्योंकि कस्टमर के बाद जब गुड्स वापसी आते हैं ना तो कस्टमर क्रेडिट नोट इशू करता है। तो जब वो क्रेडिट नोट इशू करता है तो वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में भी लिखा हुआ होगा। सही है। ट्रेड डिस्काउंट तो इनवॉइस में होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में नहीं होता। अच्छा भाई, नाइला प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट 31 अगस्त। आपको पता है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट और अनप्रेजेंटेड चेक तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आते हैं, और कैश बुक का बैलेंस था 449। अब देखो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है ना, इन एरर बाय द बैंक, इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया हुआ है। तो अब आपको पता है जो चीज़ बैंक स्टेटमेंट में मौजूद हो और कैश बुक में मौजूद ना हो तो आप उससे कैश बुक को अपडेट करते थे। तो पहले तो हम कैश बुक को अपडेट करते थे, कैश बुक का वैसे बैलेंस था 449। अब अगर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है बैंक ने तो उसकी वजह से बैलेंस कम हो जाएगा, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा, तो नया बैलेंस आ जाएगा 439। सही है, 439 नया बैलेंस आ जाएगा। आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं, वो स्टार्ट होती है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, जो कि हमें नहीं पता एक्स से। अब ऐड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स वो हम ऐड करते हैं, लेस अनप्रेजेंटेड चेक 175। तो हमारे पास क्या आता है, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। आपको नॉर्मल बैलेंस दिया हुआ था कैश बुक का, अपडेटेड कैश बुक बैलेंस नहीं दिया हुआ था, तो अपडेटेड कैश बुक बैलेंस ये आ रहा है 439। तो अब आप सॉल्व करके देखो, x + 424 - 175 = 439। तो अगर अब आप सॉल्व करो 424 - 175 तो हो जाएगा x + 249 = 439। 249 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 439 - 249, तो 439 - 249, तो आपका बैलेंस आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट का 190। Which statement about depreciation is correct? It is a cash fund. No, it's not a cash fund. It is monetary expense. It involves no. It's a non-monetary expense. It's an estimate of the loss in the value of our current assets over its expected life. हाँ भाई, it is an estimate of the loss in the value of the current asset. Current asset लिखा हुआ है, non current asset नहीं लिखा हुआ, तो ये भी गलत है। It is recorded in the nominal ledger and in income statement. नॉमिनल लेजर का मतलब जर्नल लेजर। जाहिर सी बात है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कौन से लेजर में आता होगा, सेल्स लेजर, परचेज लेजर या जर्नल लेजर। तो जर्नल लेजर में आता होगा, और आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड होता है डेप्रिसिएशन। तो 189 डी, विच एरर कॉसेज द ग्रॉस प्रॉफिट टू बी ओवर स्टेटेड। क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी अंडर वैल्यूड होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री ओमिटेड फ्रॉम द बुक, ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने आपको बताया इनडायरेक्टली रिलेटेड है प्रॉफिट के साथ। बात समझ आ रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री बड़ी हुई होगी तो प्रॉफिट बड़ा कम हुआ होगा, और ओपनिंग इन्वेंट्री कम हुई होगी तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ओमिटेड है इसका मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री कम हुई है, और अगर ओपनिंग इन्वेंट्री कम हुई है तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। सही है, तो ये हो गया बी। 191 A limited company provided the following information. सही है, it was decided to use the remaining profit to pay a final dividend to ordinary share. What percentage final dividend would ordinary share receive? तो हम देख लेते हैं कितना प्रॉफिट पीछे बच गया। तो 13,000 - 6,000 - 3,000 4,000 पीछे बच गया। तो 4,000 दे देंगे, कितने पैसे लगाए हुए शेयर होल्डर्स ने 50,000, तो उनको 50,000 पे 4,000 मिल ले। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 = 8%। 191 ए। 192 व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ टेनिस क्लब। हाँ भाई, व्हाट इज ऑल अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आता है, ये नहीं हो सकता। ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे आपने नॉन करेंट एसेट खरीदा है बेटा, वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आते हैं, तो ये भी गलत है। द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द अक्यूमुलेटेड फंड, ये भी इधर नहीं आता, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है अक्यूमुलेटेड फंड। आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल को अक्यूमुलेटेड फंड बोलते हो ना, और आपको पता है कैपिटल हो या अक्यूमुलेटेड फंड हो, वन इनकम स्टेटमेंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता। द प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम द क्लब्स शॉप, अब अगर कोई क्लब ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कोई गिफ्ट शॉप खोली हुई है या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल शॉप खोली हुई है या फिर रिफ्रेशमेंट कोई खोला हुआ है, रिफ्रेशमेंट कैफेटेरिया खोला हुआ है, तो आप अलग से उस
ट्रेडिंग एक्टिविटी का, जैसे कैफेटेरिया का, गिफ्ट शॉप का, वो आप प्रॉफिट निकालते हो, वो प्रॉफिट आप जो ना इनकम्स में लिखते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो ये आएगा डी। 193, अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हाउ मच इज़ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट मार्जिन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तब आपको नेट प्रॉफिट सेल्स, टोटल सेल्स आएगी, सही है। तो क्रेडिट सेल्स है 36,000 और कैश सेल्स है 10% ऑफ टोटल सेल्स। 10% ऑफ टोटल सेल्स जो ना आपकी वो है कैश सेल्स है। तो अब आपको नहीं पता तो सेल्स को आप एक्स अज्यूम कर लो, तो 10% ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा कैश सेल्स 0.1x, समझ आ रही है। तो अगर x आपकी टोटल सेल्स है और 0.1x आपकी कैश सेल्स है, तो टोटल सेल्स में से अगर आप कैश सेल्स निकालो तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगी ना। तो x में से जो कि टोटल सेल्स है, अगर हम 0.1x जो कि कैश सेल्स है वो निकाले तो 0.9x, तो हमारे पास आ जाएगी क्रेडिट सेल्स। तो 0.9x बराबर है 36,000 के, तो x बराबर है 36,000 डिवाइडेड बाय 0.9, देख लेते क्या आएगा 36,000 डिवाइड बाय 0.9, तो ये आ जाएगा x 40,000। 40,000 आपकी टोटल सेल्स है। तब आप क्या करो, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको पता है ना, नेट प्रॉफिट को आप x अज्यूम करो, सेल्स 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 30। अब आप ये कर लो, 2 0 कट जाएंगे, x इक्वल्स टू 30 इंटू 400, तो 3 इंटू 4 12,000 आपकी हो जाएगी नेट प्रॉफिट। 193D। 194, द टेबल शोज द ग्रॉस मार्जिन एंड प्रॉफिट मार्जिन फॉर 4 बिजनेस, विच बिजनेस कंट्रोल इट्स ओवरहेड्स मोस्ट एफिशिएंटली। ओवरहेड्स का मतलब अगेन एक्सपेंसेस, तो जिसका ग्रॉस मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन के दरमियान गैप कम है, इसका मतलब उसके एक्सपेंसेस भी कम है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन का मतलब नेट प्रॉफिट। तो भाई ये देखो, उसने 40 का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, लेकिन इन दी एंड 70 का फाइनल प्रॉफिट कमाया, तो 23 का इसका एक्सपेंस हो गया। 37 माइनस 15 32, 22 उसका 22 का एक्सपेंस हो गया। 35 माइनस 14 31, 21 का हो गया इसका। 30 माइनस 12 18। तो भाई किसका कम एक्सपेंस हुआ है? आई थिंक डी के जो ना एक्सपेंसेस बेटर कंट्रोल्ड है, क्योंकि इसका गैप ग्रॉस मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन का यहाँ पे गैप सबसे लीस्ट है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन, आप इसमें इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हो, समझ आ रही है? रिकॉर्डिंग टी एंट्री वगैरह, टी अकाउंट आप जर्नल एंट्रीज वगैरह बनाते हो, तो वो रिकॉर्डिंग का पार्ट है, इसलिए वो बुक कीपिंग में आता है। विच component of the financial position do description 1, 2 and 3 relate to? Finance and other resources that have been provided by the owner. Finance and other resources that have been provided by the owner. तो बेटा अगर ओनर कुछ रिसोर्स बिजनेस को प्रोवाइड करता है, चाहे वो पैसे हो या फिर कोई भी नॉन करेंट एसेट हो, तो वो कैपिटल कहलाती है। अगर रिसोर्स प्रोवाइड ओनर कर रहा है तो कैपिटल है, अगर कोई तीसरा बंदा प्रोवाइड कर रहा है तो वो लायबिलिटी है, तो ये तो कैपिटल हो जाएगा। तो आंसर सी या डी होगा। मनी ओड फॉर गुड्स सप्लाइड अनपेड एक्सपेंसेस एंड लोन मेड्स टू द बिजनेस। मनी ओड, तो बिजनेस मनी ओ करता है, तो अगर बिजनेस मनी ओ करता है तो ये लायबिलिटी है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आखिरी वाला भी पढ़ लेते। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस, अमाउंट ओड बाय द कस्टमर, अनसोल्ड गुड्स यानी इन्वेंट्री एंड मनी इन द बैंक, तो ये सब एसेट्स है, तो 196 डी हो जाएगा। इसके बाद 197, ताहिर प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस, ही एंटर्ड बोथ द बैलेंस ऑन द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड द बैंक he entered both the balance on the discount allowed account 900 and the bank overdraft 750 in the wrong column. Which total of the trial balance was higher and what was the amount of the difference between the debit and the credit total? अब देखो बेटा, अगर अब उसने क्या करा, डिस्काउंट अलाउड को गलत जगह पे डाल दिया। लेट्स से उसने डाला ही नहीं था, अगर उसने डाला ही नहीं था तो डिस्काउंट अलाउड किधर आता है? डेबिट पर आता है, तो उसकी डेबिट साइड 900 से छोटी होगी, सही है, 900 से छोटी होगी, और क्रेडिट साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट आता है तो क्रेडिट साइड 750 से छोटी होती। लेकिन अब सही है, इतना डिफरेंस होता है, डेबिट साइड 900 से छोटी होती, क्रेडिट साइड 750 से छोटी होती। लेकिन क्योंकि अब उसने उल्टी साइड पर डाल दिया है तो डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, तो 900 से क्रेडिट साइड बढ़ जाएगी और बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से डेबिट साइड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो डेबिट पर डालेगा। तो ये देख रहे हो, इसकी वजह से आपकी जो डेबिट साइड है वो -150 से छोटी होगी और ये 150 से बड़ी भी होगी। बात समझ आ रही है? तो आपकी डेबिट साइड 150 से छोटी है और क्रेडिट साइड 150 से बड़ी है, तो अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालो 150
-150, तो बेसिकली 300 का डिफरेंस आता है। बात समझ आ रही है? या आप ऐसे अज्यूम कर लो, लेट्स से अब बैलेंस हो रहा था ये 10,000 से दोनों साइडें, लेकिन क्योंकि ये -150 से छोटी है, 150 से छोटी है, तो ये हो जाएगी आपकी 9850, और ये 150 से बड़ी है तो ये हो जाएगी 10150। तो अगर आप 10150 और 9850 में भी डिफरेंस निकालें तो 300 होगा। तो 300 जो ना आपका डिफरेंस होगा, और क्रेडिट साइड आपको नज़र आ रही है बड़ी होगी, तो 197A हो जाएगा। खालिद मेड एंट्रीज इन द सस्पेंस अकाउंट टू करेक्ट 2 errors फाउंड इन हिज लेजर अकाउंट्स। वंस द एरर वर करेक्टेड द सस्पेंस अकाउंट वॉज क्लोज्ड। विच एंट्री वॉज मेड इन द सस्पेंस अकाउंट टू बैलेंस द ट्रायल बैलेंस। तो देख लेते, तो पहले इनकी एंट्री कर लेते। 700 सेल्स हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स अकाउंट, तो ओमिट कर दिया, तो अब आप रिकॉर्ड कर लो। हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स अकाउंट, सिर्फ सेल्स अकाउंट से ओमिट हुई थी, तो सेल्स क्रेडिट, सेल्स में आप रिकॉर्ड कर लो कि सस्पेंस डेबिट 700 से। परचेज जर्नल हैड बीन ओवरकास्ट, परचेज जर्नल ओवरकास्ट है तो आपका परचेजेस अकाउंट ओवरकास्ट होगा। परचेजेस अकाउंट की वैल्यू कम करने के लिए आपको परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा 550 से, तो परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 550 से। तो दोनों में आप देखना सस्पेंस डेबिट हो रहा है 700 से 550 से। तो अगर डेबिट साइड पे वैल्यू आ रही है तो उसका बैलेंस BD ऑब्वियसली यहाँ पर होगा ना, तो यहाँ आ रहा है 1250, तो ये भी हो जाएगा 1250 और बैलेंस BD आ जाएगा 1250। तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे जो है ना 1250 डाल के ट्रायल बैलेंस किया होगा, तो 198D। सही है, सॉरी 198 ये बैलेंस BD क्रेडिट साइड पर आ रहा है ना, तो D आंसर नहीं होगा, B आंसर होगा। On 2nd January, Razia wrote off 450 owed to her by Anita credit customer as irrecoverable. Razia ने wrote off करे। On 2nd October, Anit paid 100 by check in part settlement of the debt. Which entries would Razia make on 2nd October? तो बैंक तो डेबिट हो जाएगा, और बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट होगा, क्योंकि इनकम है ना उसके लिए उसने पहले बैड डेट राइट ऑफ कर दिया था, तो 199A हो जी। A trader pays her insurance premium on 1st January each year for the following 12 months. She made the following payments for insurance. 1st January 2022 को जो इंश्योरेंस पे किया 1680, तो बेटा वो पे करा है अंटिल जनवरी से लेके 10 दिसंबर 2022 तक, और ये जो 2023 में पे किया है जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक के लिए पे करा है। अब हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, तो हम क्या इंश्योरेंस की वैल्यू इंक्लूड करेंगे। तो हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 22 से लेके और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 23 तक। तो बेटा 9 महीने मेरे 2022 में लाए करते और 3 महीने मेरे 2023 में लाए करते, तो 9 महीने के पैसे तो मेरे 2022 के हिसाब से होंगे, 3 महीने के पैसे मेरे 2023 के हिसाब से होंगे। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 1680 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9 ये हो जाएगा, ताकि 9 महीने के पता चल जाए 2022 के कितने बनते, प्लस 1920 डिवाइड बाई 12 करूँगा तो पता चल जाएगा 1 महीने के कितने थे फॉर 2023, और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पता चल जाएगा 3 महीने के कितने थे। तो बस अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, 1680 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 1260 प्लस 1920 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 480, 1260 प्लस 480, तो ये आपका हो जाएगा 1740। तो आपका इनकम स्टेटमेंट माना चाहिए 1740, 200, 1740 आ गया। विच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर अ स्पोर्ट्स क्लब, कॉस्ट ऑफ न्यू फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ क्लब हाउस। तो बेटा ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा। डिप्रिसिएशन ये बिल्कुल एक्सपेंस है और ये आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रेट्स फॉर द क्लब हाउस पेड इन एडवांस, तो अगर आपने प्रीपेड कर दिया अभी से तो वो तो आप एक्सक्लूड करते हो, इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि आप प्रीपेड में से क्योंकि आप एक्सपेंस में से प्रीपेड माइनस करते हो ना, तो माइनस करते हो तो उसका मतलब एक्सक्लूड करते हो। सब्सक्रिप्शन दैट रिमेन अनपेड बाय क्लब मेंबर्स, अनपेड का मतलब अरियर्स है, अरियर्स या ओएंगे, तो साल के आखिर में अरियर्स या ओइंग हो तो वो आप ऐड करते हो, तो ये तो आप इंक्लूड करोगे, तो ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। तो 2 and 4। Melodies a music club. The club holds a music concert once every year. Prizes are awarded to musicians selected by a judge. The club provided the following information related to the latest music concert. What was the profit from the concert? तो सेल्स हुई है 1500, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस कोशिश करते कर लें। 1500 ये इनकम, और ये सेल ऑफ कॉन्सर्ट प्रोग्राम ये भी इनकम है 150, और ये परचेज ऑफ कॉन्सर्ट प्राइसेस ये आपका एक्सपेंस है, और 250 भी आपका एक्सपेंस है। तो इसमें से हम 450 और 250 माइनस कर लेंगे, तो 1500 प्लस 150 1650 माइनस 450,
1200 माइनस 259.50, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 202A 203. Ashwin started a business as a taxi driver on 1st January 2022. His taxi cost 5,000 and he paid 100 into a business bank account. He did not keep any accounting records. On 31st December 2022, he had 1750 in the business account. His taxi was valued at 4,000 and he owed 50 to the garage for repairs. During the year, he took 1,600 out of the business bank account as drawings. What was the profit for the year? तो हम इसमें कैपिटल एट स्टार्ट निकाल लेंगे. कैपिटल एट स्टार्ट कैसा आएगा? 5,000 उसकी टैक्सी की कॉस्ट थी और उसने पैसे डाले ये, तो 5,100 उसका कैपिटल एट स्टार्ट हो गया. फिर एट द एंड ऑफ द ईयर ही एट 1,750, तो ये एसेट हो जाएगा. एसेट ऐड करेंगे और टैक्सी की वैल्यू 4,000 था, तो ये भी एसेट है, इसको भी ऐड करेंगे. ही ओड 50 टू द गैराज फॉर रिपेयर्स, तो ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी सारी माइनस करनी है हमें. ड्यूरिंग द ईयर ही ओड 1,600 आउट ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट, तो ये ड्राइंग्स है. तो अभी हम ड्राइंग्स फ़िलहाल रहने देते हैं, हमें ऐसे कैपिटल एट एंड पता चल जाएगा. तो 1,750 प्लस 4,000 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 5,700. तो आपका कैपिटल एट एंड आ गया 5,700. अब आपको पता है, इफ़ यू रिकॉल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैपिटल एट स्टार्ट विच इज़ 1,500 प्लस प्रॉफिट विच इज़ एक्स, क्योंकि आपको पता नहीं है, माइनस ड्राइंग्स विच इज़ 1,600 इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड विच इज़ 5,700. 5,100 माइनस 1,600, तो ये आपका आ जाएगा 3,500. एक्स प्लस 3,500 इक्वल्स टू 5,700. तब आप एक्स में के लिए 57 में से 3,500 माइनस करोगे, तो 57 माइनस 35 52 42, और ये 32 आई थिंक आ जाएगा 3,200. सॉरी 57 माइनस 35 52 माइनस 30, तो 2,200 वुड बी योर प्रॉफिट फॉर द ईयर. 203 भी हो गया हमारा. 204. A trader did not keep a complete set of accounts. He provided the following information. What was the purchases for the year? तो बेटा इस केस में हम PLC ये बना सकते हैं. ओपनिंग ट्रेड टेबल आपको पता है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस बीटी क्रेडिट पर आता है, और CD यहाँ पर आ जाएगा. जी आपका CD जो है यहाँ पर आ जाएगा. CD 9,800, और पेमेंट जो आपने करी है बैंक से पे करी होगी, तो बैंक क्रेडिट और सप्लायर्स डेबिट, तो इसलिए 35,000 यहाँ पर आ जाएगा. क्या है? डिस्काउंट रिसीव. डिस्काउंट रिसीव इनकम है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और ये डेबिट 3,000, और परचेजेस डेबिट सप्लायर्स क्रेडिट, तो परचेजेस की वैल्यू बॉक्स में आ जाएगी. तो इन तीनों को ऐड करो. 3,000 प्लस 35,000 38,000 48,000 47,800, तो ये भी हो जाएगा 47,800. उसमें से अगर आप 5,000 है, सॉरी, ये अगर आप 5,000 माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा 42,800. सो 204 इज़ डी. T Limited provided the following information. What was T returns? Return on capital employed, net profit before interest. तो हमें बिफोर इंटरेस्ट ही चाहिए होता है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है 29,200. तो क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन इक्विटी, या फिर इक्विटी को आप डिटेल में इस तरह भी लिख सकते हो, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग, तो वो तीनों मिला के ये इक्विटी ही कहलाती है. तो इक्विटी प्लस रिजर्व डिबेंचर्स, कैपिटल प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी होता है ना, तो कंपनी में उसकी जगह इक्विटी प्लस डिबेंचर्स आ गए. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा आपका है 29,200 डिवाइडेड बाय 192,000 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100. तो लेट्स सी क्या आंसर आता है. अब हम करके देख लेते हैं. 29,200 डिवाइडेड बाय 212,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 13.77% is your answer. So your answer for 205 is B. Then Sabelo's liquid asset ratio was higher on 1st January than it was on 31st December 2022. What could have caused this? तो भाई पहले हायर था, बाद में लो हो गया. तो लो होने की वजह क्या होगी? मतलब इन्वेंट्री को आप इग्नोर कर दो, इन्वेंट्री के अलावा कोई और ऐसा आइटम हो जिसकी वजह से अगर आपके करंट एसेट लो हो गए हो या फिर करंट लायबिलिटी बढ़ गई हो, तो फिर आपका जो है ना वो एसेट टेस्ट रेशो डिटोरिएट हो गया होगा. तो आप इन्वेंट्री को इग्नोर करोगे, क्योंकि करंट रेशो में आप इन्वेंट्री को कंसिडर करते हो, लेकिन यहाँ पर इग्नोर करते हो. तो बी तो फ़ौरन एलिमिनेट कर दोगे. बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज़ होता तो आपका रेशो ख़राब होता, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज़ हो गया तो मतलब लायबिलिटी कम हो गई,
इसमें मैंने आपको लिखा लायबिलिटी बढ़नी चाहिए। अदर पेबल डिक्रीज, तो इससे भी लायबिलिटी कम हो गई। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, तो इससे करंट एसेट कम हो गए। तो करंट एसेट अगर कम हो गए तो आपका एसेट टेस्ट रेशो ख़राब हो गया, अगर जो पहले हाई था वो लो हो गया। तो आंसर हो जाएगा 206D। सो वी आर डन विद 206 MCQs। थैंक यू।